नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौहान आलोक स्टडी 69 से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट आप PDF फाइल ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे वीडियो में कोई कमी है, आपको शिकायत है या आपको कोई समस्या आ रही है तो कृपया करके आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी सहायता पूरी की जाएगी, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज के प्रश्न आपकी लेखपाल और सुपर टेट की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश और जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम आए हैं। आप पहला प्रश्न जिसमें कह रहा है कि NGT की स्थापना कब हुई। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसे कहा जाता है पर्यावरण से जुड़े मामलों का सुप्रीम कोर्ट। NGT को पर्यावरण से जुड़े मामलों का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई। कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 में। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाता है। NGT के वर्तमान में अध्यक्ष है जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। वर्तमान में जस्टिस आदर्श कुमार गोयल जी इसके अध्यक्ष है। इसमें 21 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 10 हाईकोर्ट के जज होते हैं और 10 में आपके 10 सदस्यों में पर्यावरणविद एवं वैज्ञानिक लोग होते हैं। इस प्रकार के 21 सदस्यों की ये टीम होती है। इसका कार्यालय है नई दिल्ली में। 5 जून 1972 को आपकी UNEP की स्थापना हुई। कई बार हमने आपको बताया भी है, ऑफलाइन क्लास में भी बताया है। 29 अप्रैल 1961 को आपकी WWF की स्थापना होती है, जिसका लोगो है ज्वाइंट पांडा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम की बात हो रही है तो इस जो उत्तर प्रदेश का आपका राज्य पुष्प है यानी पलाश का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, तो इसका वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, बिल्कुल ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्यूटिया। वैसे उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुष्प है पलाश है। इसे टेसू भी कहते हैं, ढाक भी कहते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम की जब बात हो रही है तो इसे कहते हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसे आप जंगल की आग भी कहा जाता है, इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। इससे जड़ी बूटियां प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, होली के रंग भी इससे प्राप्त किए जाते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी जनजाति दीपावली को 1 माह बाद मनाती है? आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कौन सी जनजाति दीपावली को 1 माह बाद मनाती है? तो दीपावली को 1 माह बाद मनाती है जौनसारी जनजाति। कौन सी जनजाति? जौनसारी जनजाति दीपावली के त्यौहार को 1 माह बाद मनाती है। जबकि थारू जनजाति जो आपका दूसरा ऑप्शन में है, ये दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इस दिन थारू जनजाति इस दिन अपने पूर्वजों को याद करके दीपावली के दिन शोक के रूप में मनाती है। लेकिन जौनसारी जनजाति दीपावली के त्यौहार को 1 माह बाद मनाती है। महगीर जनजाति, ये बहुत पूछी जाती है आपकी आयोग की परीक्षाओं में। महगीर जनजाति ऐसी जनजाति है जिसने इस्लाम धर्म अपना लिया है। ये पूछा जाता है किस जनजाति ने इस्लाम धर्म को अपना लिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है महगीर जनजाति ने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक जनजातियां हैं सोनभद्र जिले में पाई जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है एक्सप्रेस वे पे किस रंग का किलोमीटर बोर्ड लगा होता है? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने आपको ऑफलाइन क्लास में भी बताया है कि जो आपके NH होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, उनमें पीले कलर के मीलस्टोन लगे होते हैं। जो आपके राज्य राजमार्ग होते हैं, स्टेट हाईवे, उन पे हरे कलर के लगे होते हैं। ठीक है, और जो आपके एक्सप्रेस वे होते हैं, एक्सप्रेस वे पे नीले कलर के साइन बोर्ड लगे होते हैं जो आपके किलोमीटर को दर्शाते हैं। ठीक है, नीले कलर के साइन बोर्ड लगे होते हैं। काला या सफेद आपका, काला या गहरा नीला आपका जो किसी महानगर के अंदर या किसी जिले के अंदर की नगरीय सड़कों को दर्शाता है। जबकि सफेद आपका किलोमीटर
रूरल, जो ग्रामीण सड़कों को दर्शाता है, संपर्क मार्गों को दर्शाता है। हमने ऑफलाइन क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी नदी चीन और रूस के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? यह प्रश्न भी हमने आपको पढ़ाया है। तो इसमें जो आमूर नदी है, ये चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है। आमूर नदी, ओब, लीना, आमूर, ये तीनों उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जिसमें आमूर नदी चीन और रूस के मध्य सीमा बनाती है। बोल्गा नदी, बोल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, बोल्गा नदी के बारे में भी आपको बता दें, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। और पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। इटली भी आपका यूरोप में है, पो नदी भी यूरोप महाद्वीप में है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, किस नदी को क्रोकोडाइल नदी कहा जाता है? कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, किस नदी को क्रोकोडाइल नदी कहा जाता है? तो क्रोकोडाइल नदी के नाम से जानी जाती है आपकी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी को क्रोकोडाइल नदी के नाम से जाना जाता है। और लिम्पोपो नदी की एक और खासियत है, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जबकि सेकंड ऑप्शन में दी गई है कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी ये आपकी विषुवत या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी आपकी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नील नदी आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। दूसरा स्थान आता है अमेजन नदी का, तीसरा स्थान आता है यांगसी नदी का, और चौथा नंबर पर है आपकी मिसिसिपी, मिसूरी। माही नदी की भी बात कर लेते हैं। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है आपकी माही नदी। कौन सी? माही। और कांगो काटती है, लिम्पोपो काटती है मकर रेखा को, और जबकि आपकी कांगो काटती है विषुवत या भूमध्य रेखा को। ठीक है, इनके बारे में हमने आपको बता दिया। नील नदी आपकी सबसे बड़ी नदी है। नील नदी आपकी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। दूसरे नंबर पे आती है अमेजन। अगर बात करें प्रवाह क्षेत्र के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर, तो सबसे बड़ी नदी आपकी अमेजन नदी हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, पराना और पराग्वे नदियों की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? पराना और पराग्वे नदियों की संयुक्त जलधारा को कहते हैं ला प्लाटा। क्या कहा जाता है? ला प्लाटा कहा जाता है। जबकि और इसमें ओनेक्स नदी आपकी अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। लापाज नदी, लापाज, ये लापाज एक स्थान का नाम है। लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, और ये लापाज है बोलीविया की राजधानी। यहाँ नदियों की बात हो रही है, इसमें ये स्थान दे दिया गया। ये आपकी बोलीविया की राजधानी है और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। ठीक है, लापाज। लेकिन यहाँ पूछ रहा है पराना और पराग्वे नदियों की संयुक्त जलधारा को कहते हैं ला प्लाटा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल की जब बात हो रही है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है रब अल खाली। कौन सा है? रब अल खाली मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल भी आपका दक्षिण अफ्रीका में, सहारा मरुस्थल भी आपका अफ्रीका में है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के मध्य है। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के मध्य। इस मरुस्थल में ही थार एक्सप्रेस चलती है भारत और पाकिस्तान के मध्य। ये जाती है जोधपुर से कराची, जोधपुर से कराची जाती है थार एक्सप्रेस। इस थार मरुस्थल में ही चलती है, इसलिए उस एक्सप्रेस का भी नाम है थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के मध्य एक और रेलगाड़ी जाती है समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, तो 2 रेलगाड़ियां जाती हैं, समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस। भारत और बांग्लादेश के बीच भी 2 रेलगाड़ियां चलती हैं। मिताली एक्सप्रेस, जो कि बांग्लादेश की 50वीं वर्षगांठ पे शुरू हुई थी, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका जाती है। इससे पहले 2009 में स्टार्ट हुई थी मैत्री बंधन एक्सप्रेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से डिस्कस किया है आपकी ऑफलाइन क्लास में भी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हुंगा टोंगा हुंगा हपाई किस प्रकार का ज्वालामुखी है? काफी फेमस ज्वालामुखी है, चर्चे में रहा था। ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रशांत महासागर में स्थित है, टोंगा द्वीप पे, टोंगा देश में, टोंगा देश, टोंगा द्वीप, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका अच्छे से वर्णन है। और ये चर्चे में क्यों है? अभी हाल ही में इसमें जो विस्फोट हुआ था, इससे निकलने वाला धुआं लगभग 26-27 किलोमीटर ऊंचाई तक गया था, जिससे इस घटना में जो आपकी अंतरिक्ष में लगी हुई सैटेलाइट में ये घटना कैद हो गई थी। इसकी वजह से ये चर्चा में है, हुंगा टोंगा हुंगा हपाई ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा देश, क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा देश कौन सा है?
बात दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की हो रही है, जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश की बात हो रही है, तो ये आपका हो जाता है सूरीनाम। कौन सा हो जाएगा? सूरीनाम हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है सूरीनाम। अगर वहीं दोनों में सबसे बड़े की बात करें तो ब्राजील हो जाता है। एशिया में सबसे बड़ा चीन है, एशिया का सबसे छोटा मालदीव है, लेकिन इसका सबसे सही आंसर है सूरीनाम। अगर वहीं बड़े की बात करें कि दक्षिण अमेरिका में कौन हो जाएगा? ब्राजील। एशिया में कौन है सबसे बड़ा? चीन। दूसरे नंबर पर भारत। सबसे छोटा एशिया मालदीव। उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या में सबसे बड़ा है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है कनाडा। ठीक है, इनको हमने अच्छे से डिस्कस भी किया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट है, कह रहा है इनमें से कौन बाल्टिक देश नहीं है? इनमें से कौन बाल्टिक देश नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने है, लिथुआनिया, रोमानिया, लातविया, एस्टोनिया। तो इनमें से एक ऐसा देश है लातविक, जो बाल्टिक देश हैं। बाल्टिक देश के अंतर्गत आपके तीन आते हैं। कौन कौन आते हैं? बाल्टिक देश के अंतर्गत तीन आते हैं, जिसमें लिथुआनिया आता है, लातविया आता है, एस्टोनिया आता है। और बाल्टिक देश में कौन नहीं आता? रोमानिया नहीं आता। रोमानिया आता है आपका बाल्कन देश में। किसमें आता है? बाल्कन देश के अंतर्गत रोमानिया आता है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता? ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन सा देश नहीं आता? इसको भी हमने आपको मैप के जरिए अच्छे से समझाया है, फिर भी अब चलो डिस्कशन कर लेते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है, वेल्स आता है। ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड नहीं आता। अगर हम उत्तरी आयरलैंड को मिला देंगे इन सबके साथ तो ये आपका बन जाएगा यूके। क्या बन जाएगा? यूके, यूनाइटेड किंगडम। क्या बन जाएगा? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें उत्तरी आयरलैंड जब शामिल हो जाएगा तो ये यूनाइटेड किंगडम बन जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत तीन ही देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। और जब उत्तरी आयरलैंड इसमें शामिल हो जाता है तो ये इलाका पूरा बन जाता है आपका यूनाइटेड किंगडम। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी के लिए, चाहे लेखपाल हो चाहे सुपरटेट हो, हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कृषि से। मालवी 34, पंजाबी हलना, लाल वाली, PBW 343, 373, ये किसकी उन्नत किस्में हैं? ये जो किस्में आपको दी गई हैं ये सारी की सारी गेहूं की उन्नत किस्में हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ये गेहूं की किस्में हैं। चलेंगे अपने अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न कह रहा है जाफराबादी, भदावरी, मुर्रा, सूरती, मेवाड़ी किसकी नस्लें हैं? यानी कि ये जो नस्लें दी गई हैं जिसमें जाफराबादी, भदावरी, मुर्रा, सूरती, मेवाड़ी, ये सब की सब भैंस की नस्लें हैं। किसकी है? ये भैंस की किस्में हैं। जाफराबादी, भदावरी, मुर्रा, सूरती, मेवाड़ी, इन भैंस की नस्लें हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। कृपया करके आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।